स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा फॉल आ गया और आप सबको भी तकलीफ हुई होगी, सबको तकलीफ हुई होगी बिकॉज जब भी शेयर बाजार गिरता है ना, तकलीफ तो होती ही है। चाहे बने हुए पैसे लग जाएं या कैपिटल टूट जाए, तकलीफ तो होती है। देखिए, शेयर बाजार की बनावट है ना, तकलीफ देने के लिए भी है। सबको लगता है कि शेयर बाजार सिर्फ सुख देने के लिए है, बट मेरी बात मानिए, सही मायने में शेयर बाजार में बैलेंस रहता है, सुख और दुख का, बुल और बेयर का, ग्रीड और फेयर का, सब चीज़ों का बैलेंस शेयर बाजार प्रोवाइड करता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि वे एंड विच साइड ऑफ द कॉइन यू आर इन। तो आज के ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, बट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉल विच इज हैपनिंग इन द मार्केट। एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में, इनफैक्ट मेरी टीम ने मुझे बोला कि सर ये प्रश्न बहुत रेलिवेंट है। अभी काफ़ी लोग यूट्यूब में कमेंट में भी लिख रहे हैं कि ये जो मार्केट का जो फॉल हुआ है, इस फॉल के अंदर में क्या स्टॉक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? क्या हमको कुछ करना चाहिए इस फॉल के अंदर में? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो बोलते हैं अरे फॉल आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, और एक ऑप्टिमिस्टिक है जो कहते हैं अरे यार कुछ भी हो जाए, अपॉर्चुनिटी तो हमेशा रहेगी, हमको वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करते हैं कि कैन वी आइडेंटिफाई स्टॉक्स जो फॉलिंग मार्केट में भी लिया जा सकता है, और शुड आई? ओके, तो इस पूरे प्रश्न को मैं 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं एज एन आंसर। ओके, पहला, एक बात याद रखिएगा कि मार्केट का फॉल हमेशा टेम्परेरी होता है। मार्केट का फॉल परमानेंट नहीं हो सकता है। व्हाट इज परमानेंट इन मार्केट इज दैट मार्केट विल गो अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसका प्रॉपर थियोरेटिकल लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कंपनीज पैसा कमाती है, वो पैसे में से कुछ पैसे कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयरहोल्डर को दे देती है। बहुत ही छोटा पैसा होता है वो जो डिविडेंड के रूप में शेयरहोल्डर को मिलता है। बाकी पैसा कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटेन अर्निंग के रूप में रख लेती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता है कि भी फ्यूचर में ग्रोथ है और उस ग्रोथ के अंदर में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसा चाहिए होगा। तो वो जो कमाई हुई है उसका मैक्सिमम परसेंटेज कंपनी के बुक्स में रिटेन अर्निंग में रह जाता है, और उसी से कंपनी कैपेक्स करती है, एक्सपेंशन करती है, उसे और कमाती है, वही चक्री चलती रहती है। और फाइनली अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट पे देखे तो इतना सारा रिटेन अर्निंग रिजर्व्स एंड सरप्लस के फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है। अब वो जो पैसा पड़ा हुआ है ये तो शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर को तो डिविडेंड दिया जा रहा है। शेयर होल्डर को ये पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। बट लॉजिकली एवरी कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, ये कभी बंद नहीं होने के लिए बनती है, कंपनीज तो चलते रहने के लिए बनती है। तो वो जो पैसा है जो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, जो कि रिटेन अर्निंग का पार्ट है, वो शेयर बाजार में दिखता है। तो स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट इज द रिटेन अर्निंग विच द कंपनी इज शोइंग इन द बैलेंस शीट। ये तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, जो कि जस्टिफाई करता है कि अगर कंपनी ग्रो करती रहेगी, सेल्स बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस भी बढ़ते रहेंगे। तो अगर मैं इतनी सारी कंपनी को एक साथ ले लूं और एक इंडेक्स बना दूं, सारी कंपनीज का टुगेदर समेशन करके इंडेक्स बना दूं, तो इंडेक्स क्या कभी नीचे जाएगा? थियोरेटिकली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मार्केट जब भी गिरता है टेम्परेरी है, कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही हफ्तों के लिए, कुछ ही महीनों के लिए गिरेगा, बट हमेशा मार्केट रिकवर करता ही करता है। दूसरी बात जो मैं पहली बात से कंटिन्यू करना चाह रहा हूं कि ये जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस में दिखता है। तो स्टॉक प्राइस ऐसे ऐसे क्यों होते हैं? व्हाई? इसका रीजन ये है कि किसी भी स्टॉक प्राइस के 2 कंपोनेंट है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि आप मान लीजिए जो पहला मेरा डिस्कशन था उससे डिराइव होता है कि भाई जो रिटेन अर्निंग है वही तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। उस रिटेन अर्निंग से जो एसेट कंपनी ने खरीदी है, अगर वो एसेट को रिवैल्यू किया जाए तो वो भी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द बेयर मिनिमम वैल्यू उस स्टॉक का होना ही चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है स्टॉक प्राइस का, उसको कहते हैं स्पेकुलेटिव वैल्यू। स्पेकुलेटिव वैल्यू मतलब हम सब स्पेकुलेट करते हैं कि ये कंपनी अभी तक इतना की है, आने वाले कुछ साल में कितना करेगी, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कंपनी कितना परफॉर्म करेगी, वो स्पेकुलेशन होता है। तो जो स्टॉक प्राइस है, इट्स अक्यूमुलेशन ऑफ 2 कंपोनेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द स्पेकुलेटिव वैल्यू। और जो स्पेकुलेटिव वैल्यू है ना, वो बहुत स्पेकुलेटिव नेचर का है, बिकॉज इतने सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं फ्यूचर को लेके,
तो 100% परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। आपका फ्यूचर आप अलग तरीके से सोचेंगे, मैं अलग तरीके से सोचूंगा, बिकॉज सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर विच इज वेरी सब्जेक्टिव, देयर विल बी वोलाटिलिटी इन द वे वी बिहेव। हाँ, अगर हमको लगेगा फ्यूचर बहुत अच्छा है पर अचानक से हमारा कुछ ऐसा डेटा पॉइंट आ गया जो हमको लगा अरे फ्यूचर तो खराब हो गया इस कंपनी का, तो हम बिहेव करेंगे। वो बिहेवियरल बायसनेस जो है वो स्पेकुलेटिव वैल्यू को छेड़ते हैं, तो इसीलिए वॉलेटिलिटी होती है। तो जब मार्केट के अंदर में नेगेटिविटी आती है तो वो स्पेकुलेटिव वैल्यू में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और धर 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 स्टॉक गिरने लग जाता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये स्पेकुलेटिव वैल्यू को हमको वेटेज देना चाहिए? आंसर है यस। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू फोरकास्ट द स्पेकुलेटिव वैल्यू। मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा वैल्यूएशन पे, जहां पर मैंने बताया था कि कैसे पी रेशियो और पेग रेशियो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो आपको स्पेकुलेटिव वैल्यू का जजमेंट बनाना ईजियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बात, मार्केट टेम्परेरी फॉल करता है, ऊपर जाएगा जाएगा बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल रीजंस। दूसरी बात, स्टॉक प्राइस जो है उस पर स्पेकुलेटिव वैल्यू का बोलबाला ज़्यादा है विजा विज इंट्रिंसिक वैल्यू, और जब मार्केट गिरता है स्पेकुलेटिव वैल्यू गिर जाती है, कई बार तो जीरो हो जाता है। कई बार जब मार्केट में घनघोर मंदी आ जाती है तो स्पेकुलेटिव वैल्यू नेगेटिव भी हो जाता है। इसका मतलब स्टॉक जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, घनघोर एकदम सस्ता मिल रहा है, जो कि कोविड के समय हुआ था। कई स्टॉक ऐसे थे जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप उसमें घुस सकें। ठीक है, मैं ना एक काम करता हूँ, एक स्टॉक का एग्जांपल लेके ये पूरा चीज़ को आपको समझाता हूँ और मैं एम श्योर आप ये समझ जाएंगे और फिर अपने तीसरे पॉइंट पे आएंगे, जो कि आप कैसे प्रूडेंट मनी मैनेजमेंट से, जो कि मेरे हिसाब से एक होली ग्रेल है शेयर बाजार का, उस प्रूडेंट मनी मैनेजमेंट से आप कैसे इस कंडीशन में, जो मार्केट का कंडीशन है, इसमें भी आप पैसे बना सकते हैं। Hello guys, I hope you guys are enjoying the video. I thoroughly enjoyed recording it. Guys, just few seconds, I wanted to leave a message to you. I have been in market for 19 years, you know that. And this 19 years of market experience has taught me so many things. One of the key learning is we need to have mentor. We really need someone who can guide us in our journey of excellence. Because of this need, I thought I should create a special program which is very, very relevant for anyone who want to become a trader. So we designed a program called Trading Mentorship Program. I think it's world's only program where we have 5 mentors and 5 associates who make sure that anyone who want to learn trading part-time or full-time can go through that journey of learning wisely. So the link is below this video. If you want to become part of me, do join. Now let's go back to the video. ठीक है, तो फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं। चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये एग्जांपल उस स्टॉक का है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स था ये पूरे पिछले 4-5 साल के रैली के अंदर में। ये है CDSL। ठीक है, तो आप देखिए CDSL स्टॉक जो है ये 2017 के करीब इसका लिस्टिंग हुआ था। ये लिस्टिंग 118 रुपये में हुआ था, ये ऊपर गया था 174 रुपये में, फिर ये नीचे 190-80 रुपये में काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा। तो 2017 से लेके 2020 तक की जर्नी थी, ये बहुत ही दुखमय जर्नी थी इस स्टॉक के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप EPS ग्रोथ देखें और अर्निंग ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ देखें, तो उतना नहीं था, उतना एक्साइटिंग नहीं था कि कंपनी के अंदर में एक मेजर थ्रस्ट है स्टॉक प्राइस बढ़ने का। फिर उसके बाद आया पहला फेज कोविड के बाद, जब पहला फेज के अंदर में अचानक से इसके अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दी, बिकॉज बहुत लोग डीमैट अकाउंट खोलने लग गए, CDSL एक बेनिफिशियरी हो गया और प्राइस ऊपर चलने लग गए। क्यों? क्योंकि एक रेवेन्यू में उसका बूस्ट नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी में उसका बूस्ट नजर आया, और वो जो पी रेशियो जो 30-32 चल रहा था वो पी रेशियो बढ़ के 65 हो गया। ये मैंने एग्जाम्पल अपने उस वीडियो में भी दिया, बट बहुत सही एग्जाम्पल है। मैं इसी एग्जाम्पल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। फिर सेकेंड फेज आया जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो फ्लैट हो गई, इसलिए स्टॉक प्राइस भी जो है वो एक फ्लैटिश टेरिटरी में चलता रहा। फिर थर्ड फेज आया जो कि नवंबर 2023 के बाद आया, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ में वापस से उड़ास देखी गई और स्टॉक प्राइस वापस से ऊपर की तरफ गया। तो इसका मतलब ये चीज़ तो तय है
कि स्टॉक प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अर्निंग। रेवेन्यू एंड अर्निंग, रेवेन्यू मतलब सेल्स, अर्निंग मतलब एबिटा। ये दोनों अगर ग्रो कर रहा है, एबिटा स्टेबल ऊपर की तरफ है और रेवेन्यू अगर ग्रो कर रहा है तो स्टॉक प्राइस चलता रहेगा। 1,000 रुपया, 100 रुपये का स्टॉक जो है वो 1,600 रुपया मतलब 16 गुना हुआ है और हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल अपने को पता लग गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जबरदस्त एग्जाम्पल्स हैं। तो हमको करना क्या है, आज भी इस मार्केट कंडीशन में आपको कुछ ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं जो या तो यहाँ है, अर्ली फेज में है, ठीक है, या इस फेज में आए हैं जहां मार्केट करेक्ट होने के कारण वो नीचे गिर गए हैं बट उनका रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी बरकरार है, या इस फेज में आ गए हैं जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त हो रहा है और स्टॉक भी जबरदस्त तेजी में है लेकिन मार्केट गिर गया, तो एक हल्का सा करेक्शन अभी यहां पर दिखने को मिल गया है। एक मेरी थ्योरी है कि जो बड़े कंपनीज होते हैं अगर वो तेज होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो वो 15% 20% के नीचे अपने हाई से नहीं गिरते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरी है, मैंने इसको टेस्ट किया था। तो अगर आप देखो CDSL यहाँ से लेके अगर अभी तक का फॉल देखें तो 8% है। अगर मैं इसको और एक्सट्रपोलेट करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये मैक्सिमम 1400-1450 जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ भी क्वाइट विजिबल है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये क्या थ्योरी होगी 15%? ये देखिए स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स को जितना आप रन करेंगे हिस्टोरिकली उतना आप उससे जजमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ड्राइव्स द डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर। हम सर्टेनिटी में तो जी नहीं रहे, एक प्रोबेबिलिटी तो है कि फ्यूचर में ये स्टॉक शायद और बेटर करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी बेटर करेगी कि नहीं करेगी ये भी एक स्पेकुलेशन ही है। कल हो सकता है रेगुलेटरी चेंज आ जाए, कल आज सेबी बोल दे कि मैं सिर्फ 2 DP से नहीं करूंगा काम, मुझे और डिपॉजिटरीज चाहिए। अगर वैसा आ गया तो CDSL का स्टॉक प्राइस डेफिनेटली करेक्ट कर जाएगा। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि ये सक्सेसफुल हो जाए। नाउ तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, ये दोनों पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा परफेक्टली। तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि अल्टीमेटली बड़ा पैसा वही बनाता है जो अपना मनी मैनेजमेंट को बहुत सही रखता है कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब निकाल लेना है अगर मैं निकालना चाहता हूं, या कब लगे रहना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर जिसको पता होगा वो शेयर बाजार से विचलित नहीं होगा। इसलिए क्या बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस काउंट्स। तो शेयर बाजार में जितना आप साल बिताते हैं ना उतना आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट की होती रहती है, फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग होती रहती है। जैसे मैंने एक अपना फ्रेमवर्क बना रखा है कि भाई से फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है, मेरी एज है 45, ओके, तो मैं 45% ऑफ माई फाइनेंशियल एसेट मैं अपने बच्चों के नाम करना चाहता हूँ और उनके आधार पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं उन स्टॉक्स में या उन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अल्टीमेटली उनको मैं दे दूंगा। दैट्स दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस। उसमें मैं कुछ भी बेचने का नहीं सोचता हूँ, मैं वही स्टॉक लूंगा जो गिरा भी होगा तो इट्स ओके, मैं उसको कॉन्स्टेंटली लेते रहूंगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मदर स्टॉक्स जो कॉन्सेप्ट है, इसका भी वीडियो लिंक दे दूंगा मैं आपको, बहुत 2 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, जबरदस्त है वो थॉट प्रोसेस। मदर स्टॉक्स के अंदर में क्या है कि वो कंपनी जो माँ है और माँ भी बहुत अच्छी है, उनके बच्चे भी हो रहे हैं रेगुलरली, जैसे नौकरी, कोटक बैंक या HDFC बैंक इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो मैंने मदर स्टॉक्स के रूप में आइडेंटिफाई किए हैं और मैं उनको लेता जा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कोटक। अब कोटक बैंक इतने टाइम से अंडर परफॉर्मर रहा है लेकिन ITC तो परफॉर्म कर गया, स्टेट बैंक तो परफॉर्म कर गया, तो ये मदर स्टॉक्स में क्या है ना कभी कोई ना कोई परफॉर्म करेगा और एक्सपेक्टेड मेरा है कि ये 15-16% CAGR मेरे को दे देगा, क्योंकि GDP ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन ग्रो करेगा, तो 15% CAGR ये बड़ी कंपनीज का देना बनता है। ठीक है, तो ये मैं अपने बच्चों के लिए पार्क करता जा रहा हूँ, विच इज 45%। 55% जो है वो मैं एक्टिव मोमेंटम इन्वेस्टिंग में डिप्लॉय कर रखा हूं। अब एक्टिव मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी 3 तरह की होती है ना, शॉर्ट स्विंग मतलब 2 दिन से 20 दिन, मीडियम स्विंग मतलब 20 दिन से लेके 60 दिन, और लॉन्ग स्विंग मतलब लंबी अवधि के लिए पोजीशन रखना 60 दिन एंड बियॉन्ड। मैं ज्यादा अपना पोजीशन अभी लॉन्ग स्विंग की तरफ जा रहा हूं बिकॉज मुझे अब छोटे छोटे काम नहीं करने, मुझे बड़ा काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो लॉन्ग स्विंग का मतलब हो गया मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब मेरा वो डोमेन है जहां मैं काम करता हूं। जब मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तो मैं डेली चार्ट नहीं देखूंगा, मैं मंथली चार्ट देख के वीकली चार्ट के आधार पे पोजीशन बिल्ड करूंगा। मेरा मॉडल थोड़ा सा लंबी अवधि करेगा, तो जब मार्केट में फॉल आएगा तो हो सकता है कि मुझे पेन भी ज़्यादा देखने को मिले बिकॉज मेरा होल्डिंग
पीरियड लंबा है, मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा है, मेरा टेक प्रॉफिट भी बड़ा है, बट देन आई एम एट अ पीस। मुझे पता है कि इतना रुपया ही मैंने स्टॉक में डाला है, तो अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो स्टॉक में उतना पैसा मेरा बन जाएगा। और मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, अल्टीमेटली साउंड मनी मैनेजमेंट इज ऑल्सो बिल्डिंग दैट डिसीजन मेकिंग लेयर। 10,000 फीट, 1,000 फीट, 100 फीट, और मैंने अपने वीकेंड वीडियोस में भी इसी तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। 10,000 फीट से मैं व्यू बनाता हूँ डॉलर इंडेक्स को देख के, ग्लोबल मार्केट्स को देख के, कि अभी अपने को करना है कि नहीं करना है। जैसे अभी सिचुएशन ऐसा हो रखा था, डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा था, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग लार्ज पोजीशन विल बी फार लेसर, राइट। तो मैं कैश में था, ओके, नॉट दैट मैं 100% कैश में था, मैं काफ़ी दिनों से 50% कैश में था, फिर मैंने इंक्रीज किया था, फिर मैंने रिड्यूस कर दिया था, बिकॉज डॉलर इंडेक्स जो है अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है तो मैं अपना व्यू ऐसे चेंज कर लेता हूँ। दैट इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर मी माई सेल्फ। आप कुछ और देख सकते हैं। तो 10,000 फीट से मैं मार्केट का व्यू बनाता हूँ, डॉलर इंडेक्स देखता हूँ, मार्केट का ब्रेथ देखता हूँ, एफआईएस के पोजीशंस देखता हूँ, उससे मैं व्यू बनाता हूँ, और फिर 1,000 फीट से मैं उस सेक्टर को देखने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर अभी पैसे जा रहे हैं, सेक्टर रोटेशन देखने की कोशिश करता हूँ, और फिर 100 फीट से मैं उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ जिस स्टॉक के अंदर में मेरे को काम करना है, और मैं उस पर पोजिशन बिल्ड करता हूँ। मैंने अपना मॉडल बहुत सिंपल बना रखा है। इनफैक्ट आई हैव शेयर्ड दिस इन माई लर्न टू ट्रेड सीरीज, और मैं कॉन्स्टेंट हर प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी कंसिडरेशन शेयर करता जा रहा हूँ, ताकि जिसको मेरा मॉडल सीखना है वो सीख सकता है। बट क्लैरिटी, दैट इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप क्लियर हैं आपके एक्शन पाथ में, तो शेयर बाजार में चाहे ऊपर जा रहा बाजार या नीचे जा रहा बाजार, आप विचलित नहीं होंगे। मैंने देखा है, बहुत दिन से सुन रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि यार अब मैं अपने काम धंधे पे वापस जा रहा हूँ, मुझे शेयर बाजार में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है सुन के कि यार पहली बात तो तुम काम धंधा छोड़ के क्यों आए इधर, और दूसरी बात ये भी तो एक काम धंधा ही है। तो क्या आप कभी ऐसा बोलते हैं कि मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ बिकॉज ये बिजनेस में मेरे पैसे नहीं बन रहे या मुझे अच्छा नहीं लग रहा? एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, और शेयर बाजार सबसे ज़्यादा एफर्ट डिमांड करता है। ये बात आपको अच्छे लगे ना लगे, बट you will have to put a lot of effort to make money from this market. I hope this video was useful. So final conclusion ये है कि हर market conditions में opportunity मिलती है. If you have a framework of yourself, which you should have, then it's easier to execute the trades when the opportunity is available. अगर आपका framework नहीं होगा तो आप lost feel करेंगे और कमज़ोर दिल वाले बन जाएंगे. And you have to eventually exit this market, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे जबरदस्त मार्केट है। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में। जेन्युइन नॉलेज है, एक्चुअल में काम करता हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, जितने आपको एम्पावर कर पाऊँ उतना एम्पावर करो। तो शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, और पहली बार जुड़े हैं तो परमानेंट जुड़िए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।